ट्रंप की विस्तारवादी नीति को डिकोड करेंगे। ट्रंप नकली शांति दूत और असल में विस्तारवादी नेता है जिन्होंने मादुरो को किडनैप करवाया और वेनेजुएला के तेल पर कब्जे की योजना बनाई। इतना तक कह दिया कि मैं खुद अब वेनेजुएला चलाऊंगा। ट्रंप की इस योजना की पोल अमेरिकी अखबार ने ही खोल दी है। यह है आज की बड़ी रिपोर्ट। खैर, सबसे पहले इसी खबर की बात कर रहे हैं हम, जरा ध्यान से देखिएगा। ट्रंप को जब तक नोबेल शांति पुरस्कार पाने की उम्मीद थी तब तक उनके चेहरे पर शांति दूत का मास्क था और तब वो लगातार शांति का जाप कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कई बार दुनिया के कई युद्ध रुकवाने का दावा किया, लेकिन जिस दिन यह साफ हो गया कि ट्रंप को शांति का नोबेल पुरस्कार नहीं मिलने वाला है, तभी से ट्रंप का खतरनाक और दबंगई वाला चेहरा सामने आने लगा। यह वही चेहरा था जो दुनिया ने चुनाव हारने के बाद कैपिटल हिल के उपद्रव में ट्रंप का देखा था, जब वो अपना पहला टर्म के बाद चुनाव हार गए थे। दूसरे टर्म में मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा देने वाले ट्रंप अब मेक अमेरिका विस्तारवादी अगेन, मेक अमेरिका दबंग अगेन, मेक अमेरिका रेकलेस अगेन की बात कर रहे हैं। उनकी इस खतरनाक नीति का पहला शिकार वेनेजुएला है और वहां के राष्ट्रपति मादुरो हैं, जिन्हें किसी पुरानी फिल्म के खलनायक वाले स्टाइल में ट्रंप ने आधी रात उनके घर से उठवा लिया। सोचिए, ऐसा लग रहा था कोई हॉलीवुड की फिल्म चल रही है। और ऐसा करके कूटनीति के धर्म को अमेरिका ने जैसे खूंटी पर टांग दिया है। ट्रंप डजंट केयर अबाउट द वर्ल्ड। उनको दुनिया के ओपिनियन की कोई जरूरत नहीं है, उनको दुनिया में अमेरिका की इमेज की कोई जरूरत नहीं है, उनको सिर्फ अपने आप को स्ट्रांग दिखाना है। आयरन मैन ट्रंप ने कदम उठाकर न सिर्फ कई देशों को भी दादागिरी दिखाने का मौका दिया है, बल्कि कहा तो यह भी जा रहा है कि वेनेजुएला पर अटैक से ट्रंप ने 2026 में वर्ल्ड वॉर का गेट भी खोल दिया। वर्ल्ड वॉर का गेट, यह बहुत बड़ा स्टेटमेंट है और लोडेड स्टेटमेंट है। ट्रंप ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति पर यह चौंकाने वाला एक्शन क्यों लिया, यह समझना भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। साफ है, ट्रंप की नजर वेनेजुएला के तेल पर है। आज की बड़ी खबर यह है कि अमेरिकी शेयर बाजार खुलते ही प्रमुख अमेरिकी तेल कंपनियों के शेयरों में भारी उछाल देखने को मिला है। सच्चाई तो यह है कि जब ट्रंप ने ईरान पर अटैक किया तब भी बहुत सारी डिफेंस कंपनियों को पैसा मिला। खैर, इनसाइड ट्रेडिंग तो नहीं है। ट्रंप की यही विस्तारवादी सोच है जिसे आज हम एक खास पेंटिंग से डिकोड करने वाले हैं। वो पेंटिंग जिसका इतिहास अमेरिका के एक पूर्व राष्ट्रपति से जुड़ा है, जिसे ट्रंप ने काफी ढूंढने के बाद अमेरिकी संसद से हासिल किया और फिर अपने ओवल ऑफिस में लगवाया। कहा जा रहा है कि इसी पेंटिंग से ट्रंप की विस्तारवादी नीति का पर्दाफाश हुआ है। लेकिन पहले ट्रंप मादुरो विवाद से जुड़े आज के कुछ प्रमुख अपडेट। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में चल रही अहम बैठक। इस वक्त की बड़ी खबर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में मादुरो की गिरफ्तारी से जुड़ी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल सदस्य चीन ने मादुरो को जल्द रिहा करने की मांग उठाई है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल सदस्य रूस ने कहा है कि बातचीत से मामले को निपटाए अमेरिका। यूएन महासचिव गुटेरेस ने भी जताई अमेरिका की कार्रवाई पर चिंता। सोचिए जरा, इस मिनट टू मिनट अपडेट पर हम आपको एक एक चीजें बताते रहेंगे, लेकिन ट्रंप को ऐसे विरोध की कोई परवाह नहीं है। उन्होंने जैसे मादुरो को अपमानित करने की ठान ली है। तस्वीरें देखें, एक तस्वीर थोड़ी देर पहले की और एक तस्वीर कल रात की है, किस तरीके से नुमाइश लगाई गई। आपने सद्दाम हुसैन के टाइम पर भी ये देखा था, गद्दाफी के टाइम पर भी यही देखा था, लेकिन तब ये सब अमेरिका में नहीं हो रहा था। अब ये अमेरिका की सड़कों पर हो रहा है, वो भी न्यूयॉर्क से। यूएस की कस्टडी में मादुरो का सबसे नया वीडियो है। न्यूयॉर्क की सड़कों पर मादुरो को खुली वैन में घुमाया गया। अमेरिका में निकोलस मादुरो का बड़ा अपमान किया गया। मादुरो को न्यूयॉर्क के डीईए डिटेंशन सेंटर में रखा गया। भारतीय समय के मुताबिक रात 10:30 बजे के करीब मादुरो को मैनहट्टन फेडरल कोर्ट में पेश किया जाएगा। उन पर अमेरिका ने ड्रग तस्करी के गंभीर आरोप लगाए। इसी मामले में कोर्ट में थोड़ी देर बाद सुनवाई होगी। हालांकि हिरासत के दौरान भी मादुरो घबराए नहीं थे। ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये जब उनको ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है डिटेंशन सेंटर से, लेकिन गौर करने वाली बात है, ट्रंप ध्यान से देखिए, मादुरो के कदमों को देखिए, वो कुछ लड़खड़ा रहे हैं, कुछ जबरदस्ती हुई है, उनकी पत्नी भी उनके साथ है। लेकिन यहां पर मादुरो ने विक्ट्री साइन दिखाया, जैसे वो ट्रंप को मैसेज दे रहे हो कि वो ट्रंप से डरने वाले नहीं हैं। और ये मैसेज उनकी जनता के लिए भी है जो वेनेजुएला में। वेनेजुएला में अमेरिका के खिलाफ बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट चल रहे हैं। इतना ही नहीं, जिस न्यूयॉर्क में ट्रंप ने मादुरो को घुमाया, थोड़े कुछ घंटे के बाद उसी न्यूयॉर्क में वेनेजुएला के प्रोटेस्टर्स दिखाई देते हैं। ट्रंप के खिलाफ वेनेजुएला के हजारों लोग नाराज हैं, सड़कों पर उतरकर नारे लगा रहे हैं। काराकास में मादुरो के समर्थकों ने अमेरिका को चेतावनी दी है। अमेरिका
हमारे राष्ट्रपति को तुरंत रिहा करे, ये नारे लगाते हुए अमेरिकी झंडे जलाए जा रहे हैं। मेक्सिको में अमेरिकन एम्बेसी पर अंडे फेंके गए। वेनेजुएला में आज ही डेल्सी रॉड्रिगेज ने राष्ट्रपति पद की शपथ भी ले ली है। नेशनल असेंबली में उन्होंने राष्ट्रपति के रूप में आधिकारिक तौर पर शपथ ली। इससे पहले ट्रंप और अमेरिका के विदेश मंत्री दोनों ने रॉड्रिगेज को धमकियां दी हैं। ट्रंप के हवाले से द अटलांटिक का बड़ा दावा है कि ट्रंप ने डेल्सी रॉड्रिगेज को अंजाम मादुरो जैसा करने की धमकी दी है। ट्रंप ने कहा है कि वेनेजुएला की सत्ता में रहना है तो बात माननी होगी, सही काम ना करने पर बड़ी कीमत चुकानी होगी। जबकि मार्को रूबियो ने कहा है कि डेल्सी रॉड्रिगेज का मादुरो जैसा हश्र हो सकता है। वेनेजुएला पर रूस चीन का दखल बर्दाश्त नहीं करेंगे। अमेरिकी दुश्मनों के कंट्रोल में वेनेजुएला का तेल भंडार नहीं रहेगा। वेनेजुएला पर की गई ट्रंप की सख्त कार्रवाई से अब दुनिया के कई और देशों में भी खलबली मच गई है। कोलंबिया को अमेरिकी अटैक का डर है। वेनेजुएला बॉर्डर पर कोलंबिया ने टैंकों को तैनात कर दिया है। वेनेजुएला बॉर्डर पर कोलंबिया के हेलीकॉप्टर्स पेट्रोलिंग कर रहे हैं। वेनेजुएला पर अमेरिकी हमले के बाद कोलंबिया हाई अलर्ट पर है। वहीं डेनमार्क भी परेशान है। डेनमार्क की पीएम ने डोनाल्ड ट्रंप को धमकी दी है, कहा है कि ग्रीनलैंड पर अमेरिका कब्जा नहीं कर सकता है, ग्रीनलैंड पर अमेरिका का कोई हक नहीं है। आपको बता दें कि ट्रंप ग्रीनलैंड पर कब्जे की बात दूसरे टर्म में कई बार कर चुके हैं। डेनमार्क की धमकी के बाद ट्रंप ने भी जवाब दिया है, कहा है ग्रीनलैंड पर अमेरिका को डेनमार्क डराना धमकाना बंद करे। लेकिन सोचिए, ट्रंप ने मादुरो को रात के अंधेरे में उठवाकर क्या मैसेज दिया। क्या जिनपिंग प्लान बना ले कि वो भी अब ताइवान के राष्ट्रपति को एक ऑपरेशन चलवाकर किडनैप करवा लेंगे। पुतिन सोचने लगे कि वो भी ऐसे एक ऑपरेशन चलवाकर जेलेंस्की को उठवा लेंगे। उनकी फौज तो एकदम जेलेंस्की के घर तक पहुंच गई थी। फिर वो लोग रिट्रीट किए और अपनी मर्जी से रिट्रीट किया। किम जोंग भी यही सोचे, नेतन्याहू भी यही सोचे कि वो खमने को उठवा लेंगे। यानी ट्रंप ने कूटनीतिक शालीनता की धज्जियां उड़ा दी है। खैर, हमने शुरुआत में एक पेंटिंग की बात की थी, वो पेंटिंग जो ट्रंप की इस विस्तारवादी नीति की जड़ में, उसे डिकोड करना जरूरी है। ट्रंप विस्तारवादी कैसे बन गए, वो चीन की तरह कब्जा नीति पर क्यों चल पड़े, सारा फसाद इसी पेंटिंग के गूढ़ रहस्यों में छिपा है। इस रिपोर्ट को आपको ध्यान से देखनी चाहिए। ट्रंप के ओवल ऑफिस में लगी यही है वो पेंटिंग जिसकी चर्चा वॉल स्ट्रीट जर्नल तक में हो रही है। ये वो पेंटिंग है जो ट्रंप की विदेश नीति को डिकोड करती है। ये वो पेंटिंग है जो ट्रंप की विस्तारवादी नीति का पर्दाफाश करती है। इस पेंटिंग का सीक्रेट कोड क्या है, ये हम आपको बता रहे हैं। ट्रंप के दफ्तर में कई सारी पेंटिंग्स के बीच में सबसे अलग दिख रही है। ट्रंप ने ये पेंटिंग बहुत खोजने के बाद हासिल की। इस पेंटिंग को पाने के लिए उन्हें अमेरिकी संसद के स्पीकर तक से बार्गेनिंग करनी पड़ी। यह पेंटिंग जिस अमेरिकी शख्सियत की है उसका नाम है जेम्स के पॉल्क। अमेरिका के 11वें राष्ट्रपति थे। सन 1845 से 1849 तक अमेरिका की कमान इनके ही हाथों में रही। अपने मैनिफेस्टेड डेस्टिनी के विचार के तहत इन्होंने अमेरिकी क्षेत्र का काफी विस्तार किया। उनके कार्यकाल में टेक्सास का विलय हुआ, ओरेगन संधि हुई और मैक्सिकन अमेरिकी युद्ध के बाद अमेरिका का भूभाग प्रशांत महासागर तक फैल गया। साधारण शब्दों में कहें तो टेक्सास, ओरेगन, कैलिफोर्निया, विस्कॉन्सिन और लोवा जैसे इलाके इन्होंने अमेरिका में शामिल करवाए और दुनिया में अमेरिका के एकमात्र विस्तारवादी राष्ट्रपति के तौर पर जाने गए। सबसे बड़ी बात, वो डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता थे, लेकिन इनकी ये पेंटिंग पाने के लिए रिपब्लिकन प्रेसिडेंट ट्रंप को काफी मशक्कत करनी पड़ी, क्योंकि ट्रंप मन ही मन इन्हें आदर्श मानते हैं। असल में ओवल ऑफिस में पूर्व राष्ट्रपति जेम्स के पॉल्क की कोई पेंटिंग नहीं लगी थी। वहां अमेरिका के दूसरे सभी राष्ट्रपतियों की पेंटिंग लगी थी, सिवाय जेम्स के पॉल्क के। अब बाइडेन के कार्यकाल के दौरान भी ओवल ऑफिस के अंदर का दृश्य देख सकते हैं, जिसमें जेम्स के पॉल्क की तस्वीर नहीं थी। ट्रंप की दिली इच्छा थी कि वो जेम्स के पॉल्क की पेंटिंग ओवल ऑफिस में लगाए, ताकि उनका चेहरा ज्यादा समय उनके सामने रहे। पॉल्क की सिर्फ एक ही पेंटिंग है जो अमेरिकी संसद में लगी। ट्रंप वो पेंटिंग पाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अमेरिकी संसद के स्पीकर माइक जॉनसन से बात की और पेंटिंग को ओवल ऑफिस ले आए, यहां सेंटर में लगवा दिया। इस पेंटिंग के प्रति ट्रंप की आस्था आपने देख ली। अब इसका असर भी दिखाई दे रहा है। ट्रंप
मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के नारे से आगे बढ़ चुके हैं। वो अब मेक अमेरिका विस्तारवादी अगेन बनाना चाहते हैं। शुरुआत वेनेजुएला से हुई। अब उनके टारगेट पर ग्रीनलैंड से लेकर कनाडा, पनामा कनाल और दूसरे क्षेत्र हैं, जिसे वो पूर्व राष्ट्रपति पोक की राह पर चलकर अमेरिका के कंट्रोल में लेना चाहते हैं। ट्रंप ने ओवल ऑफिस में यह पेंटिंग पिछले वर्ष मार्च के महीने में लगवाई थी। यह वही समय था जब ट्रंप ग्रीनलैंड पर कब्जे की बात कर रहे थे। यह वही समय था जब ट्रंप पनामा कनाल पर कब्जे की बात कर रहे थे। यह वही समय था जब ट्रंप कनाडा को धमकी दे रहे थे कि वो कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बना देंगे। यानी ये वो समय था जब ट्रंप पूर्व राष्ट्रपति जेम्स के पोक से सबसे अधिक प्रभावित हो रहे थे। और इसी के बाद उन्होंने वेनेजुएला को भी धमकी देने का सिलसिला शुरू कर दिया। यानी ओवल ऑफिस में लगी ये पेंटिंग ही ट्रंप की नीयत और विदेश नीति को डिकोड कर रही है, जिसकी चर्चा दुनिया भर में है। यहां पर एक पैटर्न देखिए, जिस तरीके से लेबनान में जाकर एक बहुत बड़ा ऑपरेशन किया गया, मोबाइल फोन याद है आपको, मोसाद की तरफ से, जिस तरीके से ईरान में जाकर मोसाद की तरफ से इस्माइल हानिया उसको मार दिया गया, उसी तरीके से इस ऑपरेशन को भी अंजाम दिया गया है। पैटर्न समझ रहे हैं? क्योंकि ये बहुत बड़ी गलती थी। ध्यान से सुनिए, ये गलती थी मादुरो की जब उसने फिलिस्तीन का साथ दिया और कहा यह जा रहा है कि इस ऑपरेशन में मोसाद के इनपुट लिए गए, तब यह ऑपरेशन पूरी तरीके से एग्जीक्यूट हो पाया। चर्चा सिर्फ ट्रंप के विस्तारवाद की नहीं है, बल्कि उनका वेनेजुएला वायरस इतना तेजी से फैल रहा है कि आज असर पाकिस्तान तक पहुंच गया है। हमने इसी शो में आपको कई बार पाकिस्तान से आज़ादी के लिए तड़प रहे बलूचिस्तान की खबरें दिखाई थी। वहां पर मुनीर फोर्स के जुल्म सितम के वीडियो दिखाए थे। आज भी कई वीडियोस आए हैं। ऐसे में जब मादुरो को अमेरिका ने उनके ही देश से उठवा लिया, तो इस तरह के एक्शन की मांग पाकिस्तान के फील्ड मार्शल असीम मुनीर के लिए उठने लगी है। यह दलील दी गई है कि मादुरो और मुनीर में कोई फर्क नहीं है, इसीलिए ट्रंप उन्हें भी उठवा लें ताकि बलूचिस्तान राहत की सांस ले सके। मतलब अमेरिका की नजर में जैसे मादुरो तानाशाह हैं, उसी तरह बलूचिस्तान मुनीर को डिक्टेटर मानता है। जिस तरह अमेरिका के हिसाब से वेनेजुएला को मादुरो ने बर्बाद किया है, उसी तरह मुनीर बलूचिस्तान में अत्याचार कर रहे हैं। इसी आधार पर अमेरिका में रह रहे बलूचिस्तान के नेता डॉक्टर ताराचंद ने डोनाल्ड ट्रंप से बलोचों के समर्थन की अपील की है। मुनीर की तानाशाही से बचाने की गुहार लगाई है। बलूच अमेरिकन कांग्रेस के अध्यक्ष ताराचंद बलूचिस्तान प्रांत की सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। उन्होंने एक्स पर ट्रंप के नाम एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा, आपने तानाशाही के खिलाफ वेनेजुएला के लोगों का साथ दिया, इस तरह की बलूचिस्तान के लोगों को भी उनकी आज़ादी की लड़ाई में सपोर्ट कीजिए। निकोलस मादुरो ने अपने देश के संसाधन चीन को लूटने की इजाज़त दी है। इसी तरह से मुनीर भी बलूचिस्तान के संसाधन चीन और दुनिया को बेचकर मोटा मुनाफा कमा रहे हैं। दोनों का काम एक जैसा है। ताराचंद ने यह भी कहा कि मुनीर डबल एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। एक तरफ बलूचिस्तान के संसाधन चीन को बेच रहे हैं, दूसरी ओर इन्हीं रिसोर्सेज का इस्तेमाल अमेरिका को गुमराह करने के लिए कर रहे हैं। ताराचंद ने अमेरिका को बिन लादेन की भी याद दिलाई, जो पाकिस्तानी फौज की सुरक्षा में था। बलोच नेता ने आरोप लगाया कि मुनीर सेना रोज बलूचिस्तान में लोगों को मार रही है, इसीलिए मानवता के खिलाफ अपराध का जवाबदेह ठहराते हुए गिरफ्तार किया जाना चाहिए। दूसरे तानाशाहों की तरह मुनीर को पकड़ते हुए बलूचिस्तान के लोगों को न्याय, आज़ादी और अपनी ज़मीन पर कंट्रोल का अधिकार मिलना चाहिए। और वैसे भी सच्चाई तो यह है कि पाकिस्तान आर्मी काफ़ी डीपली इन्वॉल्व होती है नारकोटिक्स में, और नारकोटिक्स तो एक बड़ा कॉज है ना मादुरो को पकड़ने का। साउथ एशिया में कितने एविडेंसेस हैं कि नारकोटिक्स में पाकिस्तान आर्मी इन्वॉल्व है, इधर उधर फैलाने में, सबको पता है ये बात। यानी ताराचंद ने मुनीर का मादुरो जैसा हाल करवाने के लिए पूरा प्लॉट तैयार किया, ट्रंप के आगे मजबूती से दलील रखी। हालांकि उन्हें पता होना चाहिए कि जिस ट्रंप से वो मुनीर को उठवाने की अपील कर रहे हैं, वो व्हाइट हाउस में उनके साथ डिनर कर चुके हैं। मुनीर अमेरिका में ट्रंप के स्पेशल इन्वाइट यानी प्रिय मेहमान रहे हैं। बलूचिस्तान लंबे समय से अस्थिरता और राजनीतिक उथल पुथल का शिकार है। वहाँ एक बड़ा वर्ग पाकिस्तानी सरकार और सेना से नाखुश है। वो बलूचिस्तान को आज़ाद कर अलग देश की बनाने की मांग कर रहे हैं। बलोच नेता पाकिस्तान सेना पर अपने संसाधनों के दोहन और आम लोगों के शोषण के गंभीर आरोप लगाते रहे। दशकों से वहां भी लड़ाई चल रही है और बलोच कहा जाता है, बलोच लोग वादे के पक्के होते हैं और अपनी जमीन के पक्के होते हैं। मर जाएंगे, वादा और जमीन नहीं छोड़ेंगे। ट्रंप ने जिस तरह वेनेजुएला पर एक साथ सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक की है, उससे दुनिया के कई देशों में
अलग अलग ही जोश देखने को मिल रहा है। ऐसा ही जोश AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी में भी है। वो वेनेजुएला पर ट्रंप की कार्रवाई से काफी उत्साहित है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान को बुरी तरह धोने वाले ओवैसी अब चाहते हैं कि अमेरिका जैसी कार्रवाई भारत के दुश्मनों पर भी करनी चाहिए। जिस तरह अमेरिका की डेल्टा फोर्स ने मादुरो को उनके घर से उठाया, ठीक उसी तरह भारत को भी पाकिस्तान में बैठे खूंखार आतंकियों पर कार्रवाई करनी चाहिए। ओवैसी ने कहा, जब ट्रंप वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़ सकते हैं तो भारत 26/11 के मास्टरमाइंड हाफिज सईद और मसूद अजहर को पाकिस्तान से क्यों नहीं ला सकता है। पहले आप ट्रंप के एक्शन के बाद ओवैसी का जोश देखिए, फिर इस पर हुई राजनीतिक टक्कर वाली वीडियो फाइल दिखाएंगे। वेनेजुएला में ट्रंप ने अपनी फौज को भिजाकर वहां के एक जमहूरी तौर पर मुंतखब शुदा सदर को एक मुल्क से, उसी के मुल्क से उठाकर अमेरिका लेकर चले गए। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह, देवेंद्र फडणवीस, जब ट्रंप अपनी फौज को भिजाकर वेनेजुएला से कदमी को उठा सकता है, जब सऊदी अरब यमन में मुखल्ला के पोर्ट पर बमबारी कर सकता है, मोदी जी हम आपको कह रहे हैं, आप पाकिस्तान में भिजाकर जो मुंबई की सड़कों पर साजिश करने वाले 9/11 के जालिम लोग हैं, चाहे वो मसूद अजहर हो या फिर लश्कर तैयबा का वो जालिम शैतान हो, मोदी जी 56 इंच का सीना है तो भिजाकर उठाकर अगर ट्रंप कर सकता है तो क्या आप कम है? जब ट्रंप कर सकता है तो आपको भी करना पड़ेगा। लेकिन एक बात यह भी है कि निकोलस मादुरो पर $50 मिलियन की बाउंटी थी। हाफिज सईद पर अमेरिका ने $10 मिलियन की बाउंटी रखी है। 26/11 की अगर बात की जाए तो हाफिज सईद उसमें इन्वॉल्व था और इसको लेकर बकायदा डेविड गोल्डमैन हेडली ने चीजें बताई हैं। तो फिर ट्रंप ये कार्रवाई हाफिज सईद पर कर सकते हैं ना, कर क्यों नहीं रहे? सोचिए, मुंबई में BMC के चुनाव हैं। ओवैसी ने इस चुनाव में ट्रंप के वेनेजुएला अपहरण कांड के बहाने मुंबई हमले के गुनहगार को भारत लाने की चुनौती दी है। बीजेपी को ओवैसी की टाइमिंग समझ में आ रही है और वो इसका जवाब भी दे रही है। एक बार सुनिए ओवैसी के बयान पर क्या प्रतिक्रिया होगी। ओवैसी जी केवल चुनावी बातें बोलते हैं और उनके वक्तव्यों में तमाम सस्ती लोकप्रियता का भाव छिपा हुआ होता है। बेहतर ये है कि वो किसी प्रकार की आतंकी घटना भारत को करने के लिए वो उपदेश ना दें। कौन कहाँ है, किसको कब उठाना है, ये हमेशा राजनीति कौन किसको रोका है। अमेरिका की सरकार ही उग्रवादियों से भरा हुआ है, आतंकवादियों से भरा हुआ है। तो गलत है तो कभी भी ला सकते थे। इनको तो 12-13 साल अब हो गया प्रधानमंत्री बने हुए, तो कौन कह रहा है किसको ना लाओ, जाओ उठा के ले आओ सबको। ओवैसी साहब तो पूरी दुनिया के अंदर ऑपरेशन सिंदूर के प्रोपेगेट करने के लिए गए थे। तो क्या उस वक्त आतंकवादी नहीं मरे थे? तो अगर आतंकवादी नहीं मरे थे तो ऑपरेशन सिंदूर का क्या मतलब? अरे भारत ने तो किया ना। ओवैसी जी कहाँ सो रहे थे, घर में घुस के ठोका है, गोली का जवाब गोले से दिया है। पर ओवैसी जी और उनके साथ वाली पार्टियों ने सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगे थे। ओवैसी जी और उनके साथ वाली पार्टियां संसद में खड़े होकर ये पूछती है कितने फाइटर हवाई जहाज भारत के गिरे, उनको शर्म नहीं आई? आदरणीय ओवैसी साहब उन्मादी हैं। उन्माद के बदौलत राजनयिक संबंध नहीं कायम होता है। इस देश की परंपरा रही है, इस परंपरा से अलग हट करके अपनी मान्यता देना। भारत छेड़ता नहीं है, लेकिन भारत को कोई छेड़ता है तो उसको छोड़ता नहीं है। वेनेजुएला आर्थिक रूप से सैन्य शक्ति के तौर पर एक कमजोर देश है। उसके पास तेल का अथाह भंडार है, लेकिन वो तेल का भंडार भी वहां फैले भ्रष्टाचार की वजह से वेनेजुएला को एक अमीर देश की श्रेणी में नहीं ला पाया। और इसके एक पीछे की वजह अमेरिका के सैंक्शंस भी हैं। एक तरह से देखें तो ट्रंप के लिए एक कमजोर शिकार था, लेकिन ट्रंप को लगता है कि वो अब ऐसी ही हेकड़ी दुनिया भर के देशों में दिखा पाएंगे। उन्होंने एक धमकी भारत को भी दी है, रटी रटाई वही टैरिफ वाली धमकी। ट्रंप ने कहा
पीएम मोदी अच्छे इंसान हैं। मोदी को पता था कि मैं खुश नहीं था। भारत का रूस के साथ कारोबार जारी है। रूस से ट्रेड करते हैं तो टैरिफ बढ़ा सकते हैं। भारत पर जल्द और टैरिफ बढ़ा सकते हैं। कितना अहंकार है इस इंसान में, सोचिए जरा। और इस बात का जरा भी इल्म नहीं है कि भारत के यूरोप से अच्छे संबंध होते जा रहे हैं। भारत और चीन और रशिया एससीओ में साथ आ चुके हैं। बाकायदा पुतिन भारत आए 2 दिन के लिए, जो कि बहुत रेयर होता है वो किसी कंट्री में इतना रुके। कुछ अंदाजा नहीं है इस आदमी को कि भारत की डेमोक्रेसी में कितनी ताकत है और हमारे इंस्टीट्यूशंस में कितनी ताकत है। भारत के खिलाफ ट्रंप अब तक 8 बार टैरिफ लगाने की धमकी दे चुके हैं, जबकि ट्रंप टैरिफ वाली दादागिरी चलाते समय ये भूल जाते हैं कि उनके लिए भारत को नजरअंदाज कर पाना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बन चुका है। हाल ही में भारत जापान को पीछे छोड़कर 4थी अर्थव्यवस्था वाला देश बना है। घरेलू उपभोक्ता बाजार से मंदी का असर कम है। आईटी, डिजिटल, एआई में लीडरशिप को भी तैयार है। भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से बढ़ रहा है। सप्लाई चेन में चीन का मजबूत विकल्प बन रहा है। 2030 तक दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। छोड़ दीजिए ट्रंप की टैरिफ नीति के बाद, सोचिए कितनी टेक कंपनीज के सीईओ भारत में आके प्रधानमंत्री मोदी से मिल चुके हैं। सोचिए और कितने इन्वेस्टमेंट की बात कर चुके हैं। ट्रंप को लगता है कि इसके बाद भी वो भारत पर टैरिफ से दबाव बना पाएंगे, तो शायद किसी भ्रम में जी रहे हैं। यह बात जरूर है कि ट्रंप की नई धमकी पर भारत में राजनीति तेज है। ट्रंप की खुश करो वाली बात पर कांग्रेस भड़क गई है। कांग्रेस ने सरकार से सवाल पूछा है कि क्या भारत की विदेश नीति अब अमेरिका से तय हो रही है। कांग्रेस ने ट्रंप की बातों को कोट करते हुए पूछा कि रूस से तेल खरीदना इसलिए बंद हुआ क्योंकि ट्रंप को खुश करना था। इसका जवाब अभी सरकार की ओर से नहीं आया है, लेकिन हमें जो बात पता चली है उसके अनुसार ट्रंप की धमकियों का भारत के रूस से तेल आयात पर कोई असर नहीं हुआ है, बल्कि पिछले 6 महीने में रूस से भारत में तेल आयात सबसे ज्यादा हुआ है। जुलाई 2025 में भारत ने रूस से जहां 7.2 मिलियन टन कच्चा तेल खरीदा था, वहीं नवंबर 2025 में यह आयात बढ़कर 7.7 मिलियन टन हो गया है। दिलचस्प यह है कि इसी दरमियान भारत ने अमेरिका से भी तेल का आयात बड़े पैमाने पर किया है। जुलाई 2025 में भारत ने अमेरिका से जहां 2 मिलियन टन कच्चे तेल का आयात किया, वहीं नवंबर 2025 में आयात बढ़कर 2.8 मिलियन टन हो गया है। यानी ट्रंप को इस बात पर खुश होना चाहिए था, लेकिन वो इस जलन में है और परेशान है कि भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद क्यों नहीं किया है। हालांकि रीजन कुछ और है, नोबेल पीस प्राइज। समझ गए ना? फिक्र में बात उस बेशरम रंग की जो हत्या और रेप के दोषी पर चढ़ा है, जिसे देखकर लगता है उसके सामने सिस्टम, नियम और कायदे सब ने सरेंडर कर दिया है। ये देखिए, नाम है गुरमीत राम रहीम, जो एक बार फिर 40 दिन की पैरोल पर जेल से बाहर आ गया है। इसने गाना गाया था, आई एम अ लव चार्जर। ऐसा लगता है ये सिस्टम चार्जर। ये वो रेपिस्ट राम रहीम है जिसके लिए मानो सिस्टम अब एक फुटबॉल बनकर रह गया है। तभी तो उस सिस्टम के नियम कायदों पर अपने पावर के फ्री किक लगा रहा है। एक बार फिर डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख राम रहीम पर पैरोल वाली कृपा बरस रही है। और इस तरह रेप और हत्या के लिए राम रहीम को जो सजा मिली है वो एक मजाक बनकर रह गई है। इसीलिए सवाल तो बनता है ना, बलात्कारी राम रहीम के सिर पर आखिर किसका सरकारी आशीर्वाद है? हो सकता है सब कुछ नियमों के तहत हो, लेकिन राम रहीम की जगह कोई और कैदी होता तो क्या उसे भी पैरोल और फरलो वाला आशीर्वाद ऐसे ही मिलता? आज करीब 11:30 बजे वो पूरे लाव लश्कर के साथ राम रहीम सुनारिया जेल से निकलकर सिरसा डेरा की ओर रवाना हुआ। जरा सोचिए, जिस शख्स को रेप और हत्या के लिए आजीवन जेल की सजा मिली है, उसने कैसे 1 साल से ज्यादा की सजा सिर्फ छुट्टियों में उड़ा दी। राम रहीम 2017 से जेल में बंद है। पहली बार उसे छुट्टी 2021 में मिली और इसके बाद उसके पैर जेल में कभी टिके ही नहीं। 2020 में राम रहीम 2 दिन के लिए जेल से बाहर आया। 2022 में 91 दिनों तक राम रहीम ने पैरोल और फरलो का सुख उठाया। 2023 में फिर 91 दिन तक राम रहीम पर आजादी वाली कृपा बरसती रही। 2024 में पैरोल और फरलो वाला यह नंबर 92 दिन हो जाता है। इसके बाद 2025 में उसने 111 दिन तक पैरोल और फरलो वाले डिस्काउंट का फायदा उठाया और अभी तो साल शुरू हुआ है और अब फिर राम रहीम को बाइज्जत पैरोल दे दी गई है। इस तरह राम रहीम 5 वर्षों में ही 417 दिन जेल से बाहर रह चुका है।
वो भी तब जब नियम कहता है हर कैदी को कानून के तहत 1 साल में 70 दिनों की परोल और 21 दिनों की फरलों लेने का अधिकार है, यानी 91 डेज। फिर भी राम रहीम इससे कहीं ज्यादा दिनों तक जेल से बाहर आए। हालांकि राम रहीम के प्रवक्ता कह रहे हैं सब कुछ नियमों के तहत हो रहा है, एक भी नियम टूटा नहीं है। हर एक कैदी का अधिकार होता है, जो लीगल अधिकार उसका बनता है, वो 1 साल के अंदर 70 दिन की पैरोल और 21 दिन की फरलो ले सकता है। उसी 70 दिन की पैरोल में से आज 40 दिन की पैरोल पूज्य गुरु जी को दी गई है। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इस पैरोल और फरलो का लाभ केवल पूज्य गुरु जी को ही मिल रहा है। लगभग 6000 ऐसे कैदी हैं जो स्टेट की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा हर साल पैरोल और फरलो पर रिलीज किए जाते हैं। आपको बता दें कि परोल में बिताया गया समय सजा में कम नहीं होता है, यानी परोल की अवधि सजा में नहीं गिनी जाती है। राम रहीम को 15वीं बार छुट्टी मिली है, इसीलिए आज इसके नियम को समझना जरूरी है। परोल पाने का हकदार वही कैदी है जो 1 साल की सजा काट चुका हो और ये छुट्टी उसके अच्छे आचरण पर निर्भर करती है, जबकि फरलो तब मिलती है जब सजा 3 साल पूरी हो चुकी हो। इसके अलावा कुछ और शर्तें और परिस्थितियां हैं, जैसे परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु हो गई, किसी फैमिली मेंबर को गंभीर बीमारी हो, खुद कैदी किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहा हो, किसी कैदी की पत्नी अगर गर्भवती हो और कैदी के घर में विवाह का अवसर हो। परोल की शर्तें आपने देख ली, लेकिन राम रहीम परोल मिलने के बाद क्या करता है, कैसे नियम कायदे और कानून को ताक पर रखता है, वो भी देखिए। अक्टूबर 2022 में राम रहीम को 40 दिन की परोल मिली, तो उस दौरान उसने 3 वीडियो सॉन्ग लॉन्च किए, वाह, और बागपत के बरनावा आश्रम में ऑनलाइन सत्संग किया। इसके बाद जनवरी 2023 में परोल मिली तो उसने फिर ड्रग्स को लेकर कुछ वीडियो सॉन्ग लॉन्च कर दिए, एक्सरसाइज करते हुए रील शूट करवाई और ऑनलाइन सत्संग किया। पिछले वर्ष अगस्त में जब राम रहीम जेल से परोल पर बाहर आया तो उसने अपने करीबियों के साथ जन्मदिन भी मनाया। तो सवाल यह है कि क्या परोल की सारी शर्तें सिर्फ आम कैदियों के लिए हैं? सवाल यह भी है कि आखिर राम रहीम का पर इसका आशीर्वाद है, किसका आशीर्वाद है? आपने गौर किया होगा इस खबर में बार बार 2 शब्द का जिक्र है, एक है फरलो और दूसरा है परोल, लेकिन इनके बीच आखिर अंतर क्या होता है वो भी समझ लेते हैं। देखिए, चाहे फरलो हो या परोल, दोनों सजा याफ्ता कैदियों को मिलती है, लेकिन फरलो सिर्फ लंबी सजा काट रहे कैदियों को मिलती है। फरलो के लिए किसी कारण की जरूरत नहीं होती है, लेकिन परोल के लिए वजह जरूरी होती है। साथ ही आचरण पर भी यह निर्भर करता है। फरलो एक कैदी का अधिकार होता है, लेकिन परोल विशेष अधिकार पर मिलती है। हरियाणा में फरलो 1 साल में 21 दिन की ही मिल सकती है, जबकि परोल की सीमा 1 साल में 70 दिन की होती है। जेल से जुड़े कायदे कानून राज्य के विषय के होते हैं, इसीलिए फरलो और परोल की अवधि अलग अलग राज्यों में अलग अलग हो सकती है। राम रहीम के मामले में कई बार इन नियमों की धज्जियां उड़ाई गई, इसीलिए सवाल उस सिस्टम पर है जो बार बार राम रहीम की लीव एप्लीकेशन को अप्रूव कर देता है। पे आप कन्विक्टेड हो और आपका जो टाइम पीरियड है, जो सेंटेंस आपको मिली हुई है, उसका अगर आपको जैसे 6 साल के बाद आपकी मोस्टली बनती है इसकी ग्राउंड्स जो परोल के हैं, तो आपको वहाँ पे गुड कंडक्ट है आपका, आपने अच्छा जेल में बिहेवियर दिखाया है, अपना कॉन्ट्रीब्यूशंस आपकी जेल की तरफ से अच्छी हैं, तो उसको देखते हुए जब आपकी परोल एप्लीकेशंस आप फाइल करते हो तो वो देख के आपको वो दिया जाता है। पर इसका भी वहाँ पे परोल के टाइम पे आप पे सुपरविजन रहती है कि आप कैसा बिहेव कर रहे हो। इसका जो ऑब्जेक्ट है परोल का यही है कि आफ्टर जब आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है तो वो सोसाइटी में रिहैबिलिटेट कराने के लिए कि वो जो कन्विक्ट अंदर बैठा हुआ है उसको सोसाइटी में कैसे हम रिहैबिलिटेट करा दें, क्या उसका कंडक्ट है लोगों के साथ। अगर उसका फिर दोबारा से वो कंडक्ट तो उसको नोट करा जाता है और जेल मैनुअल्स के अकॉर्डिंगली उसके आगे उसमें रिपोर्ट दी जाती है उसमें। डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम 25 अगस्त 2017 से जेल में बंद है। उसे सीबीआई कोर्ट ने 2 साधियों के यौन शोषण मामले में 20 साल की सजा सुनाई है, 20 साल। इसके अलावा उसे पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या के मामले में भी आजीवन जेल की सजा है। राम रहीम पर बरसने वाली कृपा का एक विशेष एंगल भी है। क्या राम रहीम पर बार बार सियासत का चढ़ावा चढ़ता है? क्योंकि इससे पहले राम रहीम को जो फरलो और परोल मिली है उसके संयोग पर गौर करने की जरूरत है। जैसे 2022 में पहली बार राम रहीम को 7 फरवरी को 3 हफ्ते की फरलो मिली थी और 20 फरवरी को पंजाब विधानसभा के चुनाव होने थे। क्या इत्तेफाक है? इसी तरह 17 जून 2022 को बाबा नहीं राम रहीम को 30 दिन की परोल मिली
और 2 दिन बाद ही हरियाणा नगर पालिका के चुनाव होने थे। क्या इत्तेफाक है। जबकि अक्टूबर 2022 की 15 तारीख को राम रहीम को जब 40 दिन की पैरोल दी गई तो उस वक्त आदमपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के साथ साथ हरियाणा के पंचायत के चुनाव भी होने थे। वाह, क्या इत्तेफाक है। 25 नवंबर 2023 को राजस्थान में वोटिंग थी। उससे 4 दिन पहले गुरमीत राम रहीम 21 दिन के फरलो पर जेल से बाहर आया। क्या इत्तेफाक है। वहीं 2024 में जब वो बाहर आया तो हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने थे। लीजिए, फिर से इत्तेफाक है। जबकि 2025 में जब वो बाहर आया तो हरियाणा में नगर निगम के चुनाव होने थे। फिर से इत्तेफाक है। और कहा यह जाता है कि इत्तेफाक भी इतने इत्तेफाकन नहीं होते हैं, पैटर्न है। हालांकि इस बार ना तो चुनाव है ना ही कोई विशेष मौका है, लेकिन न्यू ईयर तो है। इसीलिए राम रहीम पर पैरोल वाली असीम अनुकंपा सवालों में है। नियमों के तहत कैदियों द्वारा आवेदन के बाद जेल प्रबंधन को 5 दिनों में पैरोल से जुड़ा फैसला करना होता है। जेल सुपरिटेंडेंट से आवेदन डीसी यानी डिविजनल कमिश्नर के पास जाता है और डीसी इस पर मोहर लगाते हैं, यानी राहत देने या नहीं देने का फैसला राज्य सरकार पर है। डीसी जब यह सुनिश्चित कर लेता है कि कैदी के बाहर आने से शांति व्यवस्था पर कोई असर नहीं होगा तो पैरोल के आवेदन को स्वीकार कर लिया जाता है। लेकिन राम रहीम को आए दिन जैसे जेल से छुट्टी मिलती है, उसके पीछे एक प्रश्न है, यह नियमों वाली पैरोल है या इसके पीछे पावर का रोल है। और यह सवाल पीड़ितों को डरा भी रहा है। आजकल जिस तरीके से एक वोट बैंक के अलावा नोट बैंक का भी लालच मुझे ज़रूर लग रहा है इसमें। जब से डेरा सच्चा सौदा प्रमुख जेल में है तो बार बार उसको पैरोल, फरलो और इस तरह की जो छूट देने के पीछे कहीं ना कहीं नोट बैंक का भी ज़रूर लालच लग रहा है। और ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि गवाहों के लिए, पीड़ितों के लिए, सभी के लिए खतरे की घंटी होता है एक अपराधी का बाहर आना। वैसे गुरमीत राम रहीम जैसे लोग बार बार ये साबित कर रहे हैं कि पैरोल में पावर का रोल होता है। हैरानी की बात यह है कि पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से लेकर देश की दूसरी अदालत पैरोल और फरलो को लेकर बार बार रेड फ्लैग देती रहती है। बावजूद इसके राम रहीम पर कृपा बरसती रही। फरवरी 2024 में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा था कि गुरमीत राम रहीम को फरलो या पैरोल दिए जाने को लेकर अधिकृत अथॉरिटी नियमों के आधार पर फैसला ले। अगस्त 2024 में भी पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने इस पर सख्त टिप्पणी की थी और कहा था कि राम रहीम को सोच समझकर ही फरलो या पैरोल दी जाए। वर्ष 2020 में गृह मंत्रालय ने भी पैरोल और फरलो को लेकर एक सलाह दी थी और कहा था कि पैरोल पर रिहाई पूर्ण अधिकार नहीं है और ये एक रियायत है। राज्यों को कैदियों की पैरोल या फरलो देने की प्रक्रिया की समीक्षा करनी चाहिए। वर्ष 2017 में दिल्ली हाईकोर्ट ने पैरोल पर कहा था केवल अमीर और पावरफुल कैदियों को ही पैरोल मिल पाती है। ऐसे लोगों की मदद के लिए पुलिस अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर मदद करती है और जिन्हें ज़्यादा ज़रूरत होती है उन्हें बेल तक नहीं मिलती है। लेकिन इन तमाम पेचीदगियों के बाद भी राम रहीम बार बार पैरोल या फरलो ले लेता है। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ये मेहरबानी किसकी है। इस पर सियासी फाइट भी हो रही है। राम रहीम को लेके बहुत बड़ा बवाल है, आपने लगातार बोला है। थैंक यू। मेरे ख्याल सवाल नहीं रहा, वो माननीय कोर्ट का काम है। थैंक यू। पैरोल जो है वो उनको कोई क्लीन चिट मिली है क्या? और दूसरी चीज़ ये कि पैरोल जो है वो बीजेपी के कार्यालय से मिलती है क्या? वो तो कोर्ट देती है। लेकिन 8 साल की जेल में 387 दिन जेल से बाहर। इसीलिए मैंने कहा कि कोर्ट जो है किसको जमानत देना है, किसको पैरोल देना है, ये कोर्ट अपने विवेक पर तय करती है। और अब फिक्र का लेंस कहते हैं कि कानून सबके लिए बराबर है, ये भेदभाव नहीं करता है। लेकिन राम रहीम जैसे लोग इस व्याख्या को गलत साबित करते हैं। क्या वीआईपी लोगों की तरह सजा भी वीआईपी और सामान्य कोटे की होती है? हो सकता है राम रहीम को जो पैरोल और फरलो मिल रहा है वो नियमों के तहत, लेकिन क्या ये डिस्काउंट नैतिकता की कसौटी पर जायज़ है? क्या इतना ही डिस्काउंट किसी आम कैदी को भी मिलेगा? सोचिए जरा। बात करते हैं कट्टरपंथी मोहम्मद यूनुस की। बांग्लादेश में कट्टरपंथ को प्रमुखता से प्रमोट करने वाले मोहम्मद यूनुस ने अब बांग्लादेश क्रिकेट को ही क्लीन बोल्ड कर दिया है। आईपीएल से एक बांग्लादेशी खिलाड़ी निकाले जाने पर यूनुस इतना भड़क गए कि उन्होंने 2 दिन में 2 बड़े फैसले ले लिए हैं। एक दिन पहले यूनुस ने भारत में होने वाले T20 वर्ल्ड कप में अपनी टीम भेजने से इनकार कर दिया
और आज बांग्लादेश में आईपीएल के प्रसारण पर बैन लगा दिया है। यूनुस ये भूल गए हैं कि उन्होंने ये फैसला भले ही जोश में लिया हो, लेकिन असल में उनके फैसले बांग्लादेश क्रिकेट पर भारी पड़ेंगे। यूनुस ने प्रतिक्रिया देने के चक्कर में कैसे अपना विकेट गंवा दिया है, ये फिक्र की इस रिपोर्ट में देखें। जब बांग्लादेश में हिंदुओं के घर जलाए जा रहे थे, जब हिंदुओं की दुकानों में आग लगाई जा रही थी, जब मंदिरों पर हमले हो रहे थे, तब मोहम्मद यूनुस की अंतरात्मा सो रही थी। तब कोई बयान नहीं, तब कोई दुख नहीं, तब कोई शांति संदेश नहीं, ना हिंसा पर आंसू, ना आगजनी पर अफसोस, ना हत्या पर संवेदना। यूनुस जब बांग्लादेश में हिंदुओं के हथियारों पर खामोश रहे, तो भारत ने कार्रवाई करते हुए आईपीएल से बांग्लादेशी खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान को बाहर कर दिया। भारत के एक्शन के बाद मोहम्मद यूनुस का खून खौल गया। जो व्यक्ति हिंसा पर खामोश था, वो क्रिकेट पर गरजने लगा। यूनुस ने बांग्लादेश क्रिकेट का नुकसान करने वाले 2 फैसले लिए। पहला फैसला, भारत में होने वाले T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश की टीम नहीं जाएगी। दूसरा फैसला, बांग्लादेश में आईपीएल के प्रसारण पर सीधा बैन लगाया। सवाल यह है, क्या एक खिलाड़ी पूरे देश की क्रिकेट नीति तय करेगा? क्या आईपीएल से नाराजगी इतनी बड़ी हो गई कि वर्ल्ड कप तक दांव पर लग जाए? मोहम्मद यूनुस इससे अपने ही देश का कैसे नुकसान कर रहे हैं, वो भी देख लीजिए। बांग्लादेश के खिलाड़ी वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे तो एक्सपोजर खत्म, बांग्लादेशी खिलाड़ियों का इंटरनेशनल अनुभव खत्म, बांग्लादेशी खिलाड़ियों के करियर पर असर, बीसीसीआई से टकराने पर भविष्य में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की मेजबानी पर खतरा। इस पर भारत में अलग तरह की बयानबाजी हो रही है। बीजेपी का कहना है कि यूनुस सरकार खुद बांग्लादेश की बर्बादी की इबारत लिख रही है, तो वहीं शिवसेना सरकार से सवाल कर रही है। समय की मांग अभी यह है कि बांग्लादेश के साथ हमारी कोई वॉर नहीं हुई है। बांग्लादेश में अस्थिर स्थिति बनी हुई है, जिसकी वजह से माइनॉरिटीज तकलीफ में है। हमारी सरकार ने अभी आवाज तक नहीं निकाली है उसको लेकर। मैं मानती हूं कि बांग्लादेश से कहना चाहिए कि ये जो माइनॉरिटी पे अटैक हो रहा है ये ठीक नहीं है और कुछ डिसीजन लेना चाहिए। खुद बांग्लादेश की बर्बादी की इबारत जो है इस तरह की जुल्म और जुर्म के जल्लादी और जिहादी जानवरों द्वारा लिखी जा रही है। वैसे बांग्लादेश क्रिकेट की कुल संपत्ति ही 425 करोड़ रुपए, इससे कहीं ज्यादा तो कई भारतीय खिलाड़ियों की निजी संपत्ति है। ऐसे में मोहम्मद यूनुस को याद रखना चाहिए कि क्रिकेट युद्ध का मैदान नहीं होता और खिलाड़ी राजनीति के मोहरे नहीं होते। जो फैसले गुस्से में लिए जाते हैं वो इतिहास में गलत फैसले कहलाते हैं। सवाल, क्या मोहम्मद यूनुस अपनी गलती सुधारेंगे या बांग्लादेश क्रिकेट यूनुस की राजनीतिक जिद की बड़ी कीमत चुकाएगा? मोहम्मद यूनुस को पता होना चाहिए बांग्लादेश और बांग्लादेश क्रिकेट दोनों के इतिहास के पीछे भारत है। खैर, वैसे आपको यह बताना जरूरी है कि आज बांग्लादेश में एक और हिंदू युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पिछले 3 हफ्ते में अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ हिंसा की 5वीं घटना है। इससे बांग्लादेश में 12 फरवरी को होने वाले चुनावों से पहले कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे हैं। भारत ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा पर कड़ी प्रतिक्रिया भी दी है, लेकिन कट्टरपंथी यूनुस अलग ही धुन में वो बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा को सामान्य आपराधिक घटना बता रहे हैं। अब एक आरक्षण से जुड़ा अपडेट आपके सामने सुप्रीम कोर्ट से, एक्सक्यूज मी। इसे लेकर समय समय पर बहस होती रही है। वैसे तो सर्वोच्च अदालत ने यह फैसला 19 दिसंबर को ही सुना दिया था, लेकिन इसकी कॉपी आज जारी की गई है, जिसके मुताबिक आरक्षित श्रेणी के वो उम्मीदवार जिन्होंने ओपन श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित कट ऑफ अंक से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, उन्हें केवल उनकी जाति या समुदाय के आधार पर समान व्यवहार से वंचित नहीं किया जा सकता है। राजस्थान हाईकोर्ट ने जूनियर न्यायिक सहायकों के 2756 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया था, जिसमें लिखित और टाइपिंग परीक्षा शामिल थी। इस परीक्षा में आरक्षित कैटेगरी के कई उम्मीदवारों ने सामान्य उम्मीदवारों से अधिक अंक प्राप्त किए। आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को इसलिए बाहर कर दिया गया क्योंकि उनके अंक उनकी विशिष्ट आरक्षित श्रेणी के कट ऑफ से कम थे। हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि योग्यता परीक्षा के लिए सामान्य श्रेणी की सूची में आरक्षित श्रेणियों के मेधावी उम्मीदवारों को शामिल किया जाना चाहिए, ताकि उनके साथ भेदभाव से बचा जा सके। सर्वोच्च न्यायालय ने हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। न्यायालय ने कहा है कि ओपन श्रेणी कोई कोटा नहीं है और योग्यता के आधार पर सभी के लिए सुलभ है। ऐसे उम्मीदवारों को बाहर करना समानता के सिद्धांतों का उल्लंघन है, क्योंकि अनारक्षित पदों के लिए योग्यता ही प्राथमिक मानदंड है। कोर्ट के फैसले का आधार पर
निष्कर्ष यह है कि अब जनरल कैटेगरी में भी SC, ST, OBC के योग्य कैंडिडेट कॉम्पीट कर पाएंगे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस फैसले को लेकर सोशल मीडिया पर 2 शब्दों का पोस्ट लिखा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का निचोड़ बताते उन्होंने सिर्फ इतना लिखा, इंसाफ हुआ। फिक्र में अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमेनी के खौफ की। ब्रिटिश अखबार द टाइम्स ने दावा किया है कि वेनेजुएला पर ट्रंप के तूफानी एक्शन का ऐसा असर हुआ है कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमेनी बुरी तरह खौफ में है। देश छोड़ने की तैयारी में, वो ईरान से भागकर रूस जाने की तैयारी में है। 86 वर्ष के खमेनी का प्लान बी क्या है, इस रिपोर्ट में देखें। वेनेजुएला पर अमेरिका के इस एक्शन को दुनिया करीब से देख रही है। इतिहास में ऐसा कम ही देखने को मिलता है जब एक देश का राष्ट्रपति दूसरे देश पर हमला करे और सिर्फ 1 घंटे में ही दूसरे देश के राष्ट्रपति को उसकी पत्नी समेत उठवा ले। वेनेजुएला में मादुरो के साथ जो हुआ वही डर अब ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी को भी सता रहा है। खुफिया रिपोर्ट के हवाले से ब्रिटिश अखबार द टाइम्स ने दावा किया है कि अगर ईरान में हालात बेकाबू होते हैं, अगर ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स और सत्ता के अंदर बगावत होती है, तो खामेनी अपने परिवार और करीबी सहयोगियों के साथ सीधे मॉस्को भाग सकते हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया है खामेनी का प्लान बी सिर्फ 20 लोगों तक सीमित है। इसमें खामेनी के बेटे और कथित उत्तराधिकारी मोज्तबा खामेनी भी है। खुफिया रिपोर्ट में दावा है कि खामेनी के लिए रूस ही एकमात्र सुरक्षित ठिकाना है। पुतिन और खामेनी के बीच सिर्फ दोस्ती नहीं बल्कि रणनीतिक और वैचारिक गठजोड़ है। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इजराइल के साथ पिछले 12 दिन के युद्ध में खामेनी कमजोर दिखे। और फिक्र में अब तेजी से देखते हैं टॉप 9 खबरें। पहली बड़ी खबर इस वक्त, दिल्ली दंगा मामले में उमर खालिद और शर्जिल इमाम को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत नहीं दी है। सर्वोच्च अदालत ने कहा है कि यह देश की सुरक्षा का सवाल है जिसका ध्यान रखना जरूरी है। अदालत ने यह भी साफ कर दिया है कि उमर और शर्जिल 1 साल तक इस मामले में जमानत याचिका दाखिल नहीं कर सकते हैं। सीएम योगी ने दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात की। मीटिंग करीब 45 मिनट तक चली है। इसके बाद उन्होंने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन से भी मुलाकात की है। इन तीनों से मिलने के बाद गृह मंत्री अमित शाह के साथ भी उनकी बैठक हुई है। सोमनाथ हमले के 1000 साल पूरे होने पर भव्य कार्यक्रम होंगे। 11 जनवरी को पीएम मोदी सोमनाथ जाएंगे। उन्होंने एक लेख में लिखा है कि सोमनाथ स्वाभिमान और साहस की गाथा है। वहीं बीजेपी ने आरोप लगाया है कि नेहरू ने आक्रमणकारी महमूद गजनवी का महिमा मंडन किया था। जी राम जी योजना को लेकर बीजेपी ने आज से जन जागरण अभियान शुरू कर दिया है। पदयात्रा के साथ बैलगाड़ी और ट्रैक्टर रैली भी निकाली जाएगी। बता दें कि जी राम जी कानून के खिलाफ कांग्रेस 10 जनवरी से देशव्यापी मुहिम शुरू करने वाली है। IRCTC घोटाले मामले में लालू प्रसाद यादव की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने CBI को नोटिस जारी किया है। लालू यादव ने आरोप तय करने के निचली अदालत के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। 18 अक्टूबर को राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटे तेजस्वी यादव के खिलाफ भ्रष्टाचार और आपराधिक साजिश के आरोप तय किए थे। पंजाब के सीएम भगवंत मान को श्री अकाल तख्त साहिब ने तलब किया है। मुख्यमंत्री से 15 जनवरी को पेश होने के लिए कहा गया है। दान के पैसों से जुड़े एक मामले में दिए गए बयान पर उन्हें अकाल तख्त ने तलब किया है। यूपी पुलिस सिपाही भर्ती में उम्र सीमा पर यूपी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अभ्यर्थियों की उम्र सीमा में 3 साल की छूट दी गई है। विपक्ष और सत्ता पक्ष के विधायकों की मांग के बाद यह फैसला लिया गया है। यूपी पुलिस में 32,000 से ज्यादा पदों पर भर्ती होनी है। आंध्र प्रदेश के कोना सीमा में गैस लीक होने से ONGC की पाइपलाइन में धमाका हो गया। प्लांट से आग की भीषण लपटें उठने लगी हैं। वहां काम कर रहे सैकड़ों कर्मचारियों ने भागकर अपनी जान बचाई। मौके पर राहत और बचाव का काम तेज कर दिया गया है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वेंस के घर पर हमला हुआ। ओहायो राज्य के सिंसिनाटी में बने घर पर पत्थर फेंके गए जिससे खिड़कियों के शीशे टूट गए। इस मामले में पुलिस ने एक संदिग्ध को हिरासत में ले लिया है।